नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। मुद्दा ऑन टाइम देख रहे हैं आप। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन आयोग यहां कभी भी उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। बीजेपी ने यहां अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस भी यहां मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है, जिससे रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाला उपचुनाव टक्कर का हो सकता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला कोई चुनाव होगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की ओर, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव, भाजपा और कांग्रेस ने शुरू की चुनावी तैयारी। भाजपा ने नियुक्त किए अपने चुनाव प्रभारी, कांग्रेस कर रही मजबूत उम्मीदवार की तलाश। रायपुर दक्षिण उपचुनाव भाजपा से 4 दावेदार संजय श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी, केदार गुप्ता और सुनील सोनी। ब्रजमोहन की पसंद पर लगेगी मुहर। कांग्रेस ने 6 नामों पर किया मंथन। भाजपा के आंतरिक सर्वे में सामने आए नाम, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव। बीजेपी ने रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने संगठन के नेता शिवरतन शर्मा और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को उपचुनाव का प्रभारी बनाया है। दोनों ही नेता यहां पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में हुई तिरंगा यात्रा में ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ सुनील सोनी नजर आए थे। ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल के बयान के बाद यह तय है कि पार्टी सर्वे के बाद ही नाम तय करेगी। बीजेपी की तरफ से 4 नामों की चर्चा सबसे तेज देखी जा रही है, जिसमें केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी और सुनील सोनी का नाम बीजेपी के इंटरनल सर्वे में निकलकर सामने आया है। माना जा रहा है कि इन्हीं नामों में से जिस नाम पर सहमति बनेगी उसे मौका मिल सकता है। इसके अलावा भी बीजेपी इस सीट पर लगातार फीडबैक ले रही है। अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने। आपने देखा होगा कि माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और लगातार 8 बार से इस क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे हैं, परंतु उन्होंने अपनी इच्छाएं कभी व्यक्त नहीं की। और हमारे संगठन के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका सुझाव, उनका इतने सालों का जो लोगों के पास जो जुड़ाव है, वो इस चुनाव में एक बड़ा जो है हम लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस अपने नेताओं की चिंता करें। हमारे नेता चाहे प्रदेश के किसी भी कोने में हो, संगठनात्मक रूप से संगठन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ व्यक्तिगत की परंपरा नहीं है, सामूहिक नेतृत्व की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में। रायपुर दक्षिण सीट विधानसभा सीट पर बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल यहां से लगातार 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहां पर मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस में भी कई दावेदार नजर आ रहे हैं। पूर्व महापौर की बात कर ली जाए, रायपुर के मेयर एजाज डेबर, सन्नी अग्रवाल, इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने दक्षिण से दूधाधारी मठ के संचालन महंत राम सुंदर दास को चुनाव में उतारा था। अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है दीपक बेज ने, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा भी। हमारे यहाँ करीबन कांग्रेस पार्टी ने लगभग 3 बैठकें कर चुकी है और हमने जिम्मेदारियां सौंप दी है तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को। वो अपने काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन को लेकर निश्चित रूप से अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए हमारी तैयारियां है। जब भी घोषणा हो जाए हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।
चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते। रितेश मौर्य, प्रवक्ता बीजेपी, सादिक अली, प्रवक्ता कांग्रेस, आर.के. शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि होने वाले उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है जैसे ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा, और अभी नामों पर मंथन किया जा रहा है। रितेश जी, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 4 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है? सबसे पहले न्यूज आवर सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और जो दक्षिण विधानसभा जो कि भारतीय जनता पार्टी के झोली में हमेशा रहा है, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जो कि वर्तमान में सांसद है, जो लगातार अजय योद्धा के रूप में जीतते रहे हैं, निश्चित रूप से अभी आने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत होगी। जो भी नाम सर्वे के रूप में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी तय करेगी कि किसको टिकट देना है या नहीं देना है। इस पे वही मुहर लगा सकते हैं, इस पे मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। और ये जो सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है और जीत जाएंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हमारे साथ सादिक अली जी भी जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी रितेश जी ने कहा कि पारंपरिक सीट ये बीजेपी की मानी जाती है, तो क्या बीजेपी के गढ़ को भेद पाएगी कांग्रेस? जी सादिक जी। बिल्कुल, इस बार बीजेपी के गढ़ में हमारी कांग्रेस पार्टी सेल जरूर लगाएगी, क्योंकि वहाँ हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि अभी वर्तमान में इनके जो विधायक थे श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, वो 8 बार से विधायक थे, लेकिन वो एक भी काम क्षेत्र में बता दे जो जनहित के काम वो किए हैं। सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट करके वो चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन एक भी वो काम जनहित में या ऐसा कोई काम दिखाने लायक काम वो नहीं कर पाए हैं। तो मैं समझता हूँ इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ और शानदार तरीके से चुनाव लड़ेगी और कार्यकर्ता चुनाव जितवाएंगे। चलिए ठीक है, आर.के. शुक्ला जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शुक्ला जी, आपके पास आना चाहेंगे। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल यहां से लगातार 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बृजमोहन की पसंद पर मोहर लगेगी, क्या लगता है आपको? लेकिन निश्चित ही रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी वहां के काफी लोकप्रिय नेता हैं। लगातार 8 बार वो चुनाव जीते हैं। 2023 में जो चुनाव हुए थे उसमें उनकी जीत का अंतर सबसे अधिक था। तो स्वाभाविक है कि जो आने वाले बाईपोल चुनाव में, उपचुनाव में उनकी पसंद को ध्यान में रखना भारतीय जनता पार्टी की आप मजबूरी भी बोल सकते हैं और जरूरत भी बोल सकते हैं। निश्चित रूप से किसको टिकट मिलता है, किसको नहीं मिलता है, भारतीय जनता पार्टी में अग्रवाल साहब की सहमति का होना आवश्यक है। जिस पे उनकी सहमति होगी या जिसको वो रिकमेंड करेंगे, वो वहां से चुनाव उसको वहां से टिकट मिलेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ रितेश जी भी, उनका रुख करेंगे। रितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उपचुनाव में जो है अभी नामों पर मंथन किया जा रहा है, वहीं क्या लगता है कि भाजपा को भी करना पड़ सकता है भितरघात का सामना, क्योंकि 4 उम्मीदवार हैं जिसमें से एक की घोषणा की जाएगी, बाकी तीनों को किस तरीके से पार्टी मनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है, जहां पर कार्यकर्ताओं के बेस और दम पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती है, चाहे विधानसभा का होगा चाहे लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा। तो हमारे यहाँ भीतरघात जैसी कोई बात नहीं होती। हम सब सामूहिकता के नेतृत्व को हम विश्वास रखते हैं और सब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। किसको चुनाव में टिकट मिलता है ये तो पार्टी डिसाइड करेगी और प्रत्याशी का भाग्य तय करेगा कि किनके झोली में टिकट आएगी। मुझे लगता है कि ये भीतरघात वाला जो विषय है ये हमारे यहाँ नहीं, कांग्रेस में अधिकतर होता है, क्योंकि वो लगातार चुनाव वहां पर हारे हैं। क्योंकि इनके यहाँ की टांग खींचने की जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी में ज्यादा देखने मिली। जिस प्रकार से महान जी लड़े और कांग्रेस के लोगों ने उनको वहां पर गड्ढा खोदने का काम किया, तो ये बात कांग्रेस के ऊपर लागू हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो 68,000 का मार्जिन था वो शायद हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए। मुझे लगता है कि ये प्रश्न कांग्रेस को लिए रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं देखा जा रहा है कि सादिक जी यहाँ पर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे थे कि मैनेजमेंट करके चुनाव जीता है, इस पर क्या कहेंगे आप? लगता है सादिक जी अभी भी राजनीति में, राजनीति का उद्देश्य ही होता है साम दाम दंड भेद है, जिसमें हर प्रकार का विषय आता है, चाहे मैनेजमेंट तो का आप मानते हैं इस बात को? रही बात वो जब वो बाल विकास की
विकास की बात करेंगे तो विकास की बात बता दूं, 2008 के पहले देंगे कि जब अजीत जोगी की सरकार थी तो रायपुर दक्षिण या फिर रायपुर की स्थिति क्या थी। आज बृजमोहन जी के विधानसभा में आज जाके देखेंगे कि वहां पर हर गली में सीसी रोड हो गया, क्रांतिकरण हो गया, तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है और बहुत सारे ऐसे पीडब्ल्यूडी जब मंत्री थे तो विकास कार्य वहाँ हुए हैं। ये बात की सबूत वहाँ के खुद के कांग्रेस के नेता बताते हैं कि बृजमोहन जी के रहने से बहुत सारे विकास कार्य उनके वार्डों में हुए हैं। यह एक सबूत खुद कांग्रेस नेता कहते हैं। ये हमसे और आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। लगता है कि सादिक जी को एक बार दक्षिण विधानसभा घूम करके आना चाहिए, विकास कार्य कहाँ नहीं हुआ, उसको विकास कार्य कहते हैं ये बता दे। जो भूपेश सरकार में उन्होंने विकास किया उसको गिना रहे हैं कि हमारी सरकार की क्या खामियां वो बता दे। चलिए सादिक जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा तो उसकी बड़ी वजह फूट थी। क्या कहेंगे इसको लेकर और अब किस तरीके की रणनीति बनाकर कांग्रेस यहाँ पर चुनावी मैदान में आने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही केडर पे विश्वास करती है, कार्यकर्ताओं की क्षमता पे विश्वास करती है। निश्चित ही दक्षिण जो है बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा है और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर कार्यकर्ता भी एकजुट है। दक्षिण में आप देखिएगा, रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अधिकतम पार्षद कांग्रेस पार्टी से हैं। दूसरी बात, वहाँ कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज कर रही है दिन दहाड़े गोली चलना, लूट होना। कल ही की बात है, बालोद में एक नौजवान युवक की फिर हत्या हो गई। बलौदा बाजार आप तक से छुपा नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ है भ्रष्टाचार का राज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वो अपराधगढ़ बनते जा रहा है। इस चीज का निश्चित ही ये चीज छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। रही बात दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनेजमेंट से उभरने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि वहां देखिए जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता भाई साहब भी इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी के कद को घटाया गया, कैसे उनको साइडलाइन किया गया। वे मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते, फिर भी उनकी सीनियरिटी को देखते हुए या जो भी हो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनको साइडलाइन तो लगा दिया गया है। तो निश्चित ही उनके जो कार्यकर्ता है बृजमोहन अग्रवाल जी के जो समर्थक हैं, इस बात को वो भी देख रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले चुनाव में हमें उनके आक्रोश का भी लाभ मिलेगा, साथ ही उनके आक्रोश का लाभ के अलावा हमें हमारे कार्यकर्ताओं की कार्य कुशलता पे बहुत ज्यादा भरोसा है। निश्चित ही इस बार वो दक्षिण को हमें जिता करके देंगे। चलिए रितेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी शाहिद जी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया गया है छत्तीसगढ़ को, क्या कहेंगे? जल्दी से फिर शुक्ला जी के पास आएंगे। लगता है सादिक जी को 2018 से 2023 के चुनाव के पहले भ्रष्टाचार की पूरी जड़ों को जानना चाहिए। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में हुआ, गोबर घोटाला हुआ या फिर माइनिंग का घोटाला हुआ, कोल का घोटाला, इनके 100 से अधिक लोग महादेव सत्ता ऐप में अंदर है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार किसने किया, जनता ने किसको जवाब दिया, विधानसभा में लोगों ने देखा, लोकसभा में भी देख लिया। आने वाले उपचुनाव में भी देखेंगे कि भूपेश बघेल जी की जो क्रूरता थी, जो जनता में लगातार उनके आक्रोश थे, आज भी देखने को मिल रहा है कि आज ये स्थिति है कि अगर ये फिर से चुनाव हो जाए तो ये जो 35 सीट में है ये 15 सीट में आ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता केवल आरोप लगाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि 5 सालों में जो अपराधगढ़ बना था, अपराध मुक्त हो चुका छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ शांति का वापस टापू बन गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने भीतर देखना चाहिए, अपने कार्यकाल की ओर झांकना चाहिए। चलिए, शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे, कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया गया है। वहीं अगर रितेश जी की बात कर ली जाए तो शांति के टापू की बात करें। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हालात वहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं? देखिए, जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। दूसरी ओर अभी भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार भी है और जनरली जैसा ट्रेंड देखने में आता है कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें सत्ताधारी पार्टी ही रिपीट करती है और आने वाले इस विधानसभा के जो चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। लेकिन ये भी साथ साथ में ध्यान देना होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का मजबूत होना अनिवार्य है, अन्यथा सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी सरकारें तानाशाही हो जाती हैं। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ
अगर हम कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो सिर्फ कहने को ये एक सीट है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इसको हार जाती है तो इससे इसका प्रभाव आगामी नगर निगम चुनावों में, पंचायत चुनाव में भी इसका असर होगा। क्योंकि जो जो किसी भी पार्टी का कैडर होता है या कार्यकर्ता होता है उसका मनोबल टूटता है। ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हारी, विधानसभा चुनाव हारी, अब अगर ये बाईपोल चुनाव भी कांग्रेस पार्टी किन्हीं कारणों से हार जाती है तो संगठनात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का मजबूत होना अनिवार्य है, अतः वहां की जनता को वोटिंग करने के पहले इस पे भी विचार और मनन करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ शादिक जी जुड़े हुए, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है विधानसभा उपचुनाव होना है इसको लेकर, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे और अब किस तरीके की रणनीति आप बनाएंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और अपनी गलतियों से सीखकर कांग्रेस आगे क्या कुछ सावधानियां बरतने वाली है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है, वहां पर एक निश्चित ही बहुत मजबूत और सशक्त कैडर है। वो कैडर इस बार बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है, ब्लॉक लेवल, ब्लॉक से जिला, और वहां पर जो विधानसभा स्तरीय जो पर्यवेक्षक हैं वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो हमें कुछ चुने हुए नाम जो मिलेंगे उसको लेकर के पार्टी विचार मंथन करेगी और लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर टिकट की प्रक्रिया हो। इसके पश्चात चूंकि वो नाम कार्यकर्ताओं के बीच से आ रहा है तो निश्चित ही कार्यकर्ता बहुत दम लगाकर तो बहुत जोरदार तरीके से इस बार दक्षिण में काम करेगी। हमें इस बात का भी फायदा मिलेगा कि किस तरीके से 6 महीने के सरकार में, बीजेपी की सरकार में, जैसे आप बिजली की कटौती को लेकर के देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों का बुरा हाल है, इस चीज को जनता देख रही है, समझ रही है। जिस तरीके से इनका प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से चल रहा है वो भी जनता देख रही है। आप बलौदा बाजार की घटना देख लीजिए, बालोद की घटना देख लीजिए, आप जिस तरीके से नक्सल घटनाएं जो घट रही है उसको देख लीजिए। खैर, बहरहाल बात हो रही है दक्षिण विधानसभा की, हम उस पर आते हैं। ये सारा चीज जो राज्य के अंतर्गत हो रहा है, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जिस तरीके से शासन के बदले कुशासन चल रहा है, उस चीज को क्षेत्र की जनता देख रही है। रही बात दक्षिण में हमारे जीत को लेकर के, तो हम 100% आश्वस्त हैं कि इस बार हमारे कार्यकर्ता दक्षिण विधानसभा सीट हमको निश्चित ही जितवा करके देंगे। इसका बड़ा कारण यह है कि कार्यकर्ता वहां उत्साह में है और निश्चित ही वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के मूड में। कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं ही, वहीं पर आपसे जानना चाहेंगे कि जनता को किस तरीके से मनाएंगे। देखिए, जनता को मनाने की बात यह है कि भाजपा का जो भय भ्रष्टाचार का साधन है जनता वहां पे देख रही है। आप लोग देख रहे हैं कि 6 महीने हुए सरकार को, कांग्रेस पार्टी को या अन्य संस्थाओं को आज धरना और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाना पड़ रहा है। बिजली के बिल जो अनाप शनाप बढ़े हुए हैं उसको लेकर के एक धरना प्रदर्शन आंदोलन जनता की तरफ से हो चुका है। इसके अलावा बिजली कटौती को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन हो चुका है। इसके अलावा जिस तरीके से आपके रायपुर शहर को देख लीजिए, वो तो लूट का एक अड्डा बनते जा रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चलना, कहीं पर भी किसी भी व्यापारी के साथ भी अपनी घटना, हत्या डकैती की वारदात होना, तो इस चीज को वहां की जनता देख रही है कि किस तरीके से कुप्रशासन चल रहा है। तो जनता इस बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित सबक सिखाएगी इस चुनाव में। रितेश जी, यहाँ पर सबक सिखाने की बात हो रही है, वहीं अगर बात कर ली जाए शादिक जी की ओर से तो उनका कहना है कि लगातार जनता में छत्तीसगढ़ में आक्रोश देखा जा रहा है। तो आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सादिक जो कह रहे हैं कि जनता में आक्रोश है, आक्रोश तो 2018 से 23 में जो भूपेश बघेल जी ने दिखाया उन्हीं के प्रति आक्रोश है जनता का आज भी। आप नगरीय निकाय चुनाव अगर आ जाए तो रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे। ये लोकसभा के पहले भी इनके प्रवक्ता कांग्रेस से कहते थे कि हम लोकसभा छत्तीसगढ़ में 11 में 11 जीतेंगे। क्या स्थिति हुई देखने में आ गया सबको। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे हैं कि विकास कार्य की और हमारी बात हो रही है, तो हमने माताजी वंदन योजना के माध्यम से हर माह हम महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाल रहे हैं। किसानों के उसके न्याय की तो बातें करते थे, हमने उनके साथ न्याय के 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उनका धान खरीदे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और रेडी टू ईट भी इन्होंने बंद किया था, हम उसको लाने का प्रयास कर है। आवास की बात है तो हमने आवास को देने के लिए MOU हुआ है और हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे काम हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता के मुद्दे और जनता के हित से जुड़े हुए काम को लगातार कर रही है
और हमारे जो पूर्व विधायक और अभी वर्तमान के सांसद बृजमोहन जी दक्षिण विधानसभा में प्रत्येक लोगों से उनका डायरेक्ट संबंध है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में ही दक्षिण विधानसभा का जो भी प्रत्याशी होगा प्रचंड मतों से विजयी होगा। कांग्रेस अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं की, अपने यहाँ की गुटबाजी की चिंता कर ले, क्योंकि जिनके यहाँ के जो भारत न्याय जोड़ो यात्रा हुई उसमें भी जो भीड़ की स्थिति थी वो देखने को मिली। और ये बात की है कि बिजली दर में बढ़ोतरी और आंदोलन की, तो इनके जो अभी आंदोलन हुए इनके प्रदर्शन में तो खाली कुर्सियां और भीड़ों को देखने के पता चलता है कि कांग्रेस स्थिति क्या है। इनके बहुत सारे नेता भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भूपेश बघेल की गलतियों के कारण कांग्रेस पार्टी हारी है। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नारेबाजी और आंदोलन करना चाहिए, तब कहीं जाकर ये मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही, इसके लिए हम बिल्कुल आश्वस्त है, हम तो यहाँ लीड बढ़ाएंगे, ये बात निश्चित है और आश्वस्त करता हूँ मैं। ठीक है शादिक जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और सिर्फ उसका फोकस रहेगा लीड बढ़ाने को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सभी को अधिकार है। निश्चित ही बृजमोहन अग्रवाल जी 40 सालों से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे थे। सम्मानित नेता है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। उनका प्रभाव भी रहा है इस क्षेत्र में। अभी जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत साइड लाइन किया है, उनके वर्चस्व को कम करने का, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि खत्म करने का जो प्रयास उन्होंने किया है, इस बात को उनके कार्यकर्ता, उनके क्षेत्र के लोग और उनके समर्थक देख रहे हैं। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के मूड में है। रही बात हमारे इनके जीत और हार का जो भी विश्लेषण है या इनके जीत के अंतर को बढ़ाने का जो इनका मामला है, वो ठीक है, ये अपने तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इस बार कमर कसकर तैयार बैठे हैं कि किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देंगे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हम वहां पे हराएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की बात कर ली जाए तो अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं, जनता का क्या कुछ रुझान वहां से सामने आ रहा है, जनता किस ओर जाना चाहती है? क्योंकि अगर बीजेपी की बात कर ली जाए, बीजेपी लगातार विकास कार्यों की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष बीजेपी को घेरता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं, चाहे वो घोटाले की बात कर ली जाए या फिर वो बिजली बिलों की बात कर ली जाए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, रितेश जी हों या सादिक जी हों, ये अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए, वो रख भी रहे हैं और दावे और पूरी दमदारी के साथ भी रख रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो चुनाव जनता को जिताना है, ना कि किसी पार्टी के प्रवक्ताओं को जिताना है, और मैं अपने इसी पूर्व में ही बोल चुका हूं कि ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, अतः भारतीय जनता पार्टी को इसको दोबारा रिपीट करने में या जीतने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्रदेश में जनता कहीं न कहीं महंगाई से तो त्रस्त है, ठीक है ना, उसमें ऊपर से बिजली कटौती जैसी समस्याएं आ रही हैं। भाई, जनता अगर बिल भर रही है, पैसा दे रही है, तो उसके बदले में उसको लाइट मिलना चाहिए। ये मुद्दा निश्चित रूप से बनेगा। अब किस लेवल तक बना पाते हैं, एक कांग्रेस पार्टी पर निर्भर करता है। कांग्रेस का जो कैडर है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो एक्टिव हो जाते हैं और इन जो स्थानीय छोटे छोटे मुद्दों को आधार मान के चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो उसका उन्हें फायदा मिल सकता है। अन्यथा अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे ले जाकर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा। अगर कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को मुद्दा बनाती है, छोटी छोटी समस्याओं को लेके जाती है, स्थानीय लेवल पर जो उनका प्रत्याशी है उस पर फोकस करती है, तो कहीं पार्टी को कुछ संभावनाएं नजर आएंगी। जी शुक्ला जी, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को साइडलाइन किया गया है, तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है अभी उपचुनाव होने वाले उसमें दिखाई दे सकता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी काफी सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर उन्हें साइडलाइन किया जाता तो वो लोकसभा चुनाव में ही इसको कहीं न कहीं अपनी बात रखते, क्योंकि उनको पार्टी ने सांसद में ले गए हैं, दिल्ली ले गए हैं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसका ज्यादा असर होना है। और मैंने पहले ही कहा था कि जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा
उसमें अग्रवाल साहब की भूमिका, सहमति, कंसेंट आज मजबूरी भी है और जरूरत भी है। उनकी पसंद को ध्यान दिया जाएगा, उनकी पसंद के ही उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, शायद जो ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। चलिए, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों ने अपनी कमर कस ली है और कहना है कि जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, दोनों ही चुनावी मैदान में दमखम के साथ नजर आएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी ये देखना होगा कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस इस चुनावी मैदान में किसको उतारती है, कौन एक दूसरे को टक्कर दे पाता है। फिलहाल न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ आवर के साथ।